नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपको वह पूरी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो पिछले 42 महीनों में चुपचाप हो गई और दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट भी अभी तक इसे पूरा समझ नहीं पाए हैं। यह कहानी नहीं, नवंबर 2025 तक का एकदम ताजा वेरीफाइड डाटा है। सोर्स हैं इंडियन कस्टम्स एक्सपोर्ट डाटाबेस, क्लेपरशिप ट्रैकिंग, वर्टेक्स फ्लो डाटा, यूरोस्ट, संगीत, कॉमिक्स, आर्गस मीडिया, पीपीएससी मंथली रिपोर्ट्स, रिफाइनरी के अंदरूनी प्रोडक्शन नंबर और यूरोप के बड़े बड़े पोर्ट्स की अनलोडिंग रिपोर्ट्स। संगीत, हर एक आंकड़ा क्रॉस चेक किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा वादा। जब हम भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनते देख रहे हैं, जब हमारा तिरंगा एनर्जी के विश्व मानचित्र पर लहरा रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी क्यों? अभी के अभी लाइक बटन दबाइए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरे गर्व के साथ लिखिए, भारत माता की जय। चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 2022 से पहले यूरोप का एनर्जी सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट था। रूस से ड्रूजबा और नॉर्दर्न रूट पाइपलाइन के जरिए हर रोज 2.8 से 3 मिलियन बैरल सस्ता यूरल स्क्रूड सीधे जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड्स, चेक रिपब्लिक की रिफाइनरी में पहुंचता था। वहां से डीजल, जेट फ्यूल, गैसोलिन नेपथा तैयार होकर लोकल मार्केट में चला जाता था। यूरोप की कुल डीजल खपत उस समय करीब 5.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी, जिसमें से 48% रूस से आता था। सब कुछ इतना स्मूथ था कि रिफाइनिंग का खर्चा महज 1.8 से $0.3 प्रति बैरल था। फिर आया 24 फरवरी 2022। 7 दिन के अंदर ईयू ने रूसी सीबॉर्न क्रूड पर बैन लगा दिया। दिसंबर 2022 में रूसी रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर भी बैन। फरवरी 2023 में G7 ने $60 प्रति बैरल प्राइस कैप लगाया। नतीजा क्या हुआ? जहाज ही नहीं मिल रहे थे। इंश्योरेंस कंपनियां रूसी कार्गो को कवर करने से मना कर रही थी। मार्च 2022 में रूसी डीजल की कीमत रोटरडैम में $15 प्रति बैरल तक पहुंच गई। उसी समय नीदरलैंड्स का TTF गैस हब, जो पहले 25 से 30 यूरो प्रति मेगावाट घंटा था, 26 अगस्त 2022 को एक ही दिन में 346 यूरो तक पहुंच गया। जर्मनी में इंडस्ट्रियल बिजली की कीमत 700 से 750 यूरो प्रति मेगावाट घंटा हो गई। अब एक औसत 2 लाख बैरल प्रतिदिन की रिफाइनरी को रोज 600 से 700 मेगावाट बिजली और 2.6 से 3.2 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस चाहिए होती है। 2021 में इसका कुल खर्चा 1.9 प्रति बैरल है। बैरल था 2022 से 23 में यह खर्चा 14.5 से 16.8 प्रति बैरल हो गया। रिफाइनिंग मार्जिन -8 से -1 प्रति बैरल तक चला गया। नतीजा, यूरोप की रिफाइनरी एक एक करके या तो बंद होने लगी या आधी क्षमता पर आ गई। जनवरी 2021 से नवंबर 2025 तक यूरोप ने कुल 2.34 मिलियन बैरल प्रतिदिन रिफाइनिंग क्षमता हमेशा के लिए खो दी। कुछ बड़े नाम सुन लीजिए। ब्रिटेन की स्टैनलो रिफाइनरी, जो एसआर चलाती है, 2023 से 48% कैपेसिटी पर चल रही है। फ्रांस की टोटल एनर्जीज की गॉनफिल रिफाइनरी 2024 में पूरे 4 महीने बंद रही। जर्मनी की पीसी के स्वेड, जो पहले 2200 बैरल प्रतिदिन रूसी क्रूड प्रोसेस करती थी, आज सिर्फ 15 से 20,000 बैरल पर सिमट गई है। इटली की ENI लवर्नो रिफाइनरी 2024 में परमानेंटली बंद हो गई। स्वीडन की प्रीम लिसिकल ने 2024 में 35% कैपेसिटी काट दी। फिनलैंड की नेस्टे नैनीताली 2024 अप्रैल में हमेशा के लिए बंद। स्कॉटलैंड की ग्रैंड सम्मत 1500 बैरल प्रतिदिन वाली रिफाइनरी जून 2025 में बंद हो चुकी है। जर्मनी की शेल वेस्लिंग 15,57,000 बैरल प्रतिदिन वाली रिफाइनरी 2025 अक्टूबर से क्रूड संगीत प्रोसेसिंग बंद कर रही है। बीपी की गेस एंड किर्चन रिफाइनरी ने 1/3 क्षमता काट दी। आईए की नवंबर
2025 रिपोर्ट कहती है कि 2025 से 2030 तक यूरोप और 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्षमता खोएगा, यानी कुल डेफिसिट 3.7 संगीत मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह है कि यूरोप का यह 3.7 से संगीत मिलियन बैरल प्रतिदिन का गैप कौन भर रहा है? जवाब है भारत। उसी समय भारत में बिजली की कीमतें पूरी तरह स्थिर थी। कोल इंडिया से कोयला 1,900 रुपए से 2,300 रुपए प्रति टन पर मिल रहा था। दुनिया में सबसे सस्ती कोल बेस्ड बिजली 3.6 से 4.2 प्रति यूनिट। गुजरात और राजस्थान में सोलर पीपीए 2.34 से 2.65 प्रति यूनिट पर साइन हो रहे थे। रिलायंस की जामगर रिफाइनरी ने अपना 10 गीगावाट का कैप्टिव सोलर प्लस विंड प्लांट चालू कर रखा था, जहां बिजली की कीमत 1.1 प्रति यूनिट से भी कम थी। संगीत नवंबर 2025 में भारत में इंडस्ट्रियल बिजली की औसत कीमत 6.8 प्रति यूनिट थी, यानी 8.1 सेंट प्रति किलोवाट घंटा थी, जबकि यूरोप में यह 24 से 28 सेंट तक पहुंच गई थी। नतीजा नवंबर 2025 में भारत में एक बैरल क्रूड रिफाइन करने का कुल खर्चा सिर्फ 3.28 से 3.52 था, जबकि यूरोप में वही काम 13.80 से 16.20 में पड़ रहा था, प्रति बैरल 10 से $1 का। सीधा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भारत ने क्या किया? रूसी क्रूड को 37 से $42 प्रति बैरल में खरीदा, G7 प्राइस कैप के अंदर दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी में प्रोसेस किया, यूरो 6 और यूरो 7 स्टैंडर्ड का अल्ट्रा क्लीन फ्यूल बनाया और यूरोप को बेच दिया पूरी तरह कानूनी। अभी तक सेकेंडरी सैंक्शंस सिर्फ क्रूड पर हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर नहीं। अब असली आंकड़े सुनिए जो आपके होश उड़ा देंगे। स्पेन जनवरी 2022 में भारत से सिर्फ 4.2 मिलियन का रिफाइंड फ्यूल लेता था। सितंबर 2025 तक यह बढ़कर 1.94 बिलियन महीना हो गया, यानी 46,000% से ज्यादा की बढ़ोतरी। 2025 के पहले 11 महीनों में स्पेन ने भारत से $5.47 बिलियन का डीजल जेट फ्यूल लिया। आज स्पेन की कुल डीजल खपत का 51 से 53% भारत से आ रहा है। नीदरलैंड्स का रोटरडैम पोर्ट, जो यूरोप का सबसे बड़ा फ्यूल हब है, 2024 में पूरे साल 9.2 लाख टन भारतीय डीजल आया था। 2025 के सिर्फ 11 महीनों में 29.4 लाख टन आ चुका है, यानी 219% ग्रोथ। फ्रांस में जेट फ्यूल का 35.8% अब भारत से आ रहा है। पेरिस चार्ल्स डे गॉल, लंदन हथरो, फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम स्किप होल, इन सब एयरपोर्ट्स पर हर तीसरी से चौथी फ्लाइट भारतीय एटीएफ से उड़ रही है। संगीत मई 2025 में भारत से यूरोप को जेट फ्यूल एक्सपोर्ट 12,06,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इटली ने 2025 में भारत को अपना तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर बना लिया। नवंबर 2025 में अकेले 312 मिलियन का आयात। रोमानिया, जो पहले 92% डीजल रूस से लेता था, आज 87% भारत से ले रहा है। बुल्गारिया 91%, ग्रीस 86%, माल्टा 94%। कुल मिलाकर यूरोप में भारत का मार्केट शेयर 2021 के 4.1% से बढ़कर नवंबर 2025 में 23.4% हो चुका है। आर्गस और आईईए दोनों की रिपोर्ट कहती हैं कि 2026 में यह 31 से 33% तक पहुंच सकता है। नवंबर 2025 में भारत ने यूरोप को 4,38,000 बैरल प्रतिदिन रिफाइंड प्रोडक्ट्स भेजे, जो अब तक का सबसे ऊंचा है आंकड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह, जो डीजल और जेट फ्यूल यूरोप पहुंच रहा है, उस पर मेड इन रशिया का कोई स्टैंप नहीं लगा होता। रिलायंस जामनगर और नायरा वार्डनर की रिफाइनरी में रूसी क्रूड आते ही उसकी पहचान मिट जाती है। वहां से निकलता है एक 100% भारतीय ओरिजिन का यूरो कंप्लांट अल्ट्रा क्लीन फ्यूल। ईयू के कस्टम्स में लिखा जाता है
कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, यानी कानूनी रूप से यह पूरी तरह भारतीय प्रोडक्ट है। ब्रसेल्स और बर्लिन के नेता मीटिंग में चिल्लाते हैं, रूस को अलग थलग कर दो, लेकिन उसी समय उनके देश की कारें, ट्रक, एयरप्लेन और फैक्ट्रियां भारतीय रिफाइनरी से बने फ्यूल पर चल रही हैं। यह है असली जियोपॉलिटिकल जादू। भारत ने बिना एक गोली चलाए, बिना एक बयान दिए, चुपचाप पूरी यूरोपीय एनर्जी चेन को अपने हाथ में ले लिया है। आज का सच यह है कि यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी का रिमोट कंट्रोल अब दिल्ली और मुंबई के हाथ में है ना कि मॉस्को या वॉशिंगटन के। 2030 तक भारत अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी 5.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर 8.9 से 9.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन करने जा रहा है। रत्नागिरी में सऊदी आरामको, ADNOC और भारतीय कंसर्टियम मिलकर 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की ग्रीनफील्ड रिफाइनरी बना रहे हैं। निवेश 4.2 बिलियन। बाड़मेर 9 से 18 मिलियन टन पर जाएगी। संगीत, नुमालीगढ़ 3 से 9 मिलियन टन। भावनगर, काकीनाडा, नागपट्टनम में नए प्रोजेक्ट्स। CRSIL की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत के पास 42 से 45 मिलियन टन अतिरिक्त सरप्लस होगा, जो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए होगा। यानी यूरोप की 38 से 40% रिफाइंड प्रोडक्ट्स की जरूरत भारत पूरा कर सकता है। हां, एक खतरा जरूर है। जनवरी 2026 से EU रूसी क्रूड से बने रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगा सकता है, लेकिन तब तक भारत ने अपना क्रूड सोर्स 40% रूस, 28% मिडिल ईस्ट, 15% दक्षिण अमेरिका, 12% अमेरिका और 5% अफ्रीका कर चुका होगा। कम लागत का फायदा बना रहेगा, और अगर कल को EU सच में ऐसा बैन लगा भी दे तो भी गेम खत्म नहीं होगा, बल्कि नया गेम शुरू होगा, क्योंकि भारत ने अभी से डी रिस्किंग का मास्टर स्ट्रोक केस है संगीत दिया है। रिलायंस और नायरा ने लैटिन अमेरिका, वेनेजुएला 1990 में डी रिस्किंग का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ब्राजील, वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया, एंगोला और अमेरिका से हैवी क्रूड के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लाइट हैं। वह सारा क्रूड रूसी यूरल्स जैसा ही हैवी और सल्फर वाला है, जिसे हमारी सुपर कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के प्रोसेस कर लेती है। यूरोप की रिफाइनरी तो लाइट स्वीट क्रूड के अलावा कुछ और चला ही नहीं सकती। यानी बैन आए या ना आए, भारत का 10 से $1 प्रति बैरल का कॉस्ट एडवांटेज 2030 तक कहीं नहीं जाने वाला। यूरोप के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचेगा। सोचिए, अभी सिर्फ 2025 चल रहा है और भारत पहले से ही यूरोप का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बन चुका है। अमेरिका तो अब भी अपना शेल क्रूड खुद जला रहा है। सऊदी अपने प्रोडक्ट्स एशिया को बेच रहा है, और रूस तो अब भारत का कच्चा माल सप्लायर बनकर रह गया है। जिस रूस को यूरोप ने बाहर का रास्ता दिखाया था, उसी रूस का तेल भारत के हाथों से फिर यूरोप की गलियों तक पहुंच रहा है। बस अब उस पर तिरंगा लगा होता है। यह है असली सिविलाइजेशनल रिवेंज, बिना शोर मचाए, बिना धमकी दिए, सिर्फ बिजनेस और स्ट्रेटजी से। 2047 तक जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो उस दिन याद रखिएगा, उसकी नींव में से एक ईंट आज जामनगर और पारादीप की रिफाइनरी रखी है। तो दोस्तों, आज की तारीख में आपकी कार का डीजल, आपका हवाई जहाज का जेट फ्यूल, समुद्र में चलने वाले जहाजों का मरीन फ्यूल, इन सब की जड़ें अब जामनगर, वाडिनार, पारादीप, कोचीन और बठिंडा में हैं। यह नया भारत है जो 15 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था। आज यूरोप की एनर्जी लाइफलाइन बन चुका है। अब आप बताइए कमेंट में, क्या भारत को 2030 तक 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन कैपेसिटी तक पहुंचकर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्टर बनना चाहिए, या सिर्फ घरेलू जरूरतों पर फोकस करना चाहिए? आपकी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।